पहले दिन ही उन्होंने मुझसे कहा कि ये हम 1 टेक में शूट करेंगे, आप रिहर्स कर लो। मैंने कम से कम नहीं तो 23 से 25 रीटेक दिए और वो सीन हुआ ही नहीं। मुझे 10 बजे तक रात को बिठाया एंड देन दे सेड कि पैकअप आप जा सकते हैं। मुझे कसम से लगा कि मेरा पैकअप हो चुका है। मेरी मॉम ने बीच में कहना शुरू किया कि लवीना 6-8 महीने हो गए, सेविंग्स पे चल रहे हैं हम लोग, आई थिंक वी शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर वर्क। कोई कास्टिंग वाले ने मुझे कॉल किया था फॉर अ फिल्म एंड उसने मुझे बहुत क्लियरली बोल दिया कि मैम ऐसे ऐसे कैरेक्टर है फिल्म का है, वील शूट विद यू फॉर 15-20 डेज, बजट है अराउंड 5 लाख और अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो 7 लाख। हाय गाइस, मैं हूँ आप लोग मुझे नहीं जानते। कम ऑन यार, मेरे इतने एक्सपेक्टेशंस थे, मुझे लगा यहाँ मैं आऊंगी, आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी कि मैं कौन हूँ। खैर छोड़ो, नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ कि गाइस आई एम लवीना टंडन और मैं एक एक्ट्रेस हूँ, अभिनेत्री हूँ और मैं मुंबई से हूँ एंड मेरा जन्म वहीं हुआ है और आई हैव बीन वेरी लकी दैट मेरा जन्म एक बहुत ही सुंदर फैमिली में हुआ और उतनी ही सुंदर फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया। बेसिकली मेरी दोनों माएँ फ्रेंड्स थी और एक ही कॉलोनी में आजू-बाजू रहती थी एंड दोनों डैड्स काम पर जाते थे तो उनकी दोस्ती हो गई। फिर दोस्ती के बाद हम साथ में घूमने लगे, मतलब हम नहीं, मैं तो प्लान्ड नहीं थी तभी बट वो लोग और मेरी जो बाकी 2 बहनें हैं, वो पैदा हो चुकी थी। तो वो सब अपना फैमिली ट्रिप ये सब करने लगे एंड धीरे-धीरे बोथ फैमिलीज़ बिकेम पार्ट ऑफ ईच अदर, दोनों एक ही बन गई थी फैमिली एंड अनफॉर्चुनेटली जो मेरी नॉन बायोलॉजिकल मॉम है वो किसी रीज़न से कंसीव नहीं कर पा रही थी। मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स का दिल बहुत बड़ा है। तो उन्होंने मेरे ये पेरेंट्स से कहा कि हमारे पास 2 बहुत सुंदर-सुंदर बेटियाँ हैं और 1 मोर किड इज़ ऑन द वे। तो हम जानते हैं कि आप अडॉप्शन के लिए बच्चे ढूँढ रहे हैं। मेरे डैड ने एक बहुत एक बहुत बड़ी चीज़ मेरी नॉन बायोलॉजिकल मॉम से कही कि आप टेंशन मत लो, अगर आपको बच्चा नहीं भी मिल रहा है, तो हम हैं आपके साथ और आपके लिए। हमारे पास 2 सुंदर बेटियाँ ऑलरेडी हैं, हमें तो एक अच्छा-सा लड़का, सुंदर-सा लड़का चाहिए। अगर इन केस नहीं होता है लड़का और लड़की होती है, तो आप रख लेना। अ, मतलब शायद सुनने में ऐसा लगे कि बहुत अनफेयर चीज़ है कि लड़की हुई तो दे क्यों दी? बट आप ये सोचिए कि जिस माँ-बाप के पास बच्चा नहीं था, उसके लिए ये कितनी बड़ी बात थी, यू नो? सो येस, दैट्स हाउ आई बिकेम अ पार्ट ऑफ टंडन फैमिली एंड बस वहाँ से मुझे बहुत ही लविंग पेरेंट्स मिले। मेरी एक्टिंग जर्नी मुंबई में रहने की वजह से ही शुरू हुई। आई वाज़ 12 इयर्स ओल्ड और 12 साल की बच्ची को क्या समझ में आता है कि आपको क्या बनना है, क्या करना है लाइफ में? मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। मेरा एक्टर बनना भी डेस्टिनी ही थी। मेरे बाल 2 या 5 साल की उम्र तक स्ट्रेट थे, लेकिन मेरे सर में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, तो मुझे उस तरह घुमा के वापस टकलू होना पड़ा एंड जब मैं टकलू होके मेरे नए बाल आए, वो कर्ली आए और मुझे कर्ली बालों की वजह से ही मेरा पहला एक्टिंग रोल मिला, जो था तुम बिन जाऊँ कहाँ, 2003 में ज़ी टीवी का शो। अरुणा ईरानी मैम प्रोड्यूसर थी और मुझे क्या, मेरी मदर को रैंडमली कॉल आया कि लवीना एक्टिंग कर सकती है क्या? तो मम्मी ने कहा, "हाँ, पूरे दिन करती रहती है।" तो उन्होंने बोला, "नहीं, प्रोफेशनली कैमरा के सामने।" तो मम्मा ने कहा कि नहीं, हमारे खानदान में तो कोई है नहीं, बट वी डोंट माइंड, वी कैन ट्राई, शी इज़ अ प्रिटी लुकिंग डॉटर, सो वी कैन गिव इट अ शॉट। तो कुछ नहीं, मैं गई ऑडिशन देने। ऑडिशन क्या होता है मुझे पता भी नहीं था, जस्ट गई, कैमरा के सामने खड़ी हुई, उन्होंने बोला स्माइल करो, अपना नाम बोलो, ये सब किया मैंने एंड मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कर्ली बालों की वजह से सिलेक्ट हुई। सो गाइज, एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने बहुत सारे शोज किए और मुझे काम करके इतना मजा आने लग गया कि धीरे 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 मैं बड़ी होती गई और कब ये कैसे कहूँ मैं, कब ये चाइल्ड एक्टर का
मज़ा वो एक सीरियस पैशन में डेवलप हुआ और एक सीरियस प्रोफेशन बन गया, मुझे जेन्युइनली नहीं पता चला। मतलब हँसते-खेलते हाँ, करते-करते मैं बड़े सारे अच्छे और सीरियस रोल्स भी करने लग गई। और आई थिंक सबसे टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ या बहुत ही फेमस शो या कोई कैरेक्टर जो मेरी लाइफ का है, वो है रुकैया बेगम। और मुझे आज भी उसके लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है। और मैं अपने आप को बहुत लकी कंसिडर करती हूँ कि शो को बंद होके 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी अगर मैं रोड पे कहीं चलूँ तो लोग मुझे ऐसे देखते हैं, "आप रुकैया बेगम हो ना?" मैंने जी, जी सर मैं ही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो वो बहुत ही एक आइकॉनिक शो था मेरे लिए। जोधा अकबर वाज़ आल्सो गॉड सेंट। तो रातों-रात मुझे बस ऐसे ही फ़ोन आया कि ऐसे-ऐसे एक शो है और हम जो एक कैरेक्टर है रुकैया, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं एंड वी वांट टू कास्ट यू फॉर इट। तो मैं क्या ठीक है। उन्होंने कहा लेकिन आपको अभी ऑडिशन देना पड़ेगा, आपको अभी आना पड़ेगा। मैं मेरे मामा और मम्मी के साथ बाहर गेड़ी मार रही थी। माय मामा हैड कम फ्रॉम सिंगापुर, तो उन्हें बेसिकली मुंबई दर्शन और बढ़िया-बढ़िया खाना खिला रहे थे हम। एंड उसके बाद कुछ नहीं, मैंने बोला अभी? दे सेड हाँ, आ जाओ। मैं गई बालाजी हाउस, मैंने अपना ऑडिशन दिया, लुक टेस्ट हुआ और आई थिंक करीबन 1 साढ़े 12 1 बजे रात को मुझे कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो गए हो। और वो शो भी ऐसे आया मेरे पास। मुझे कुछ आइडिया नहीं क्योंकि मैं ऑनगोइंग शो के बीच में गई थी। तो क्या कैरेक्टर है, क्या करना है, कुछ नहीं पता था। जस्ट बेसिक जो ऑफ कोर्स हमारे डायरेक्टर और क्रिएटिव डायरेक्टर ने बताया था, तो मैंने कहा था हाँ, ठीक है कर लेंगे। अब जब मैं पहुँची, तो हमारे जो डायरेक्टर थे, उन्होंने एक मोनोलॉग वाला सीन मुझसे शूट करवाया और पहले दिन ही उन्होंने मुझसे कहा कि ये हम 1 टेक में शूट करेंगे, आप रिहर्स कर लो। आई वाज़ वेरी स्कैर्ड एंड मैं पढ़े जाऊँ। मैंने कम से कम नहीं तो 23 से 25 रीटेक दिए और वो सीन हुआ ही नहीं। 10 से 1 बजे तक लंच ब्रेक तक शूट कर रहे हैं, वो हो ही नहीं रहा। जहाँ मैं अच्छा कर रही हूँ या कुछ है, सर ने बोला नहीं, नहीं एक और। काफ़ी टेक्स थे जो वन शॉट दिए मैंने, बट उन्हें नहीं अच्छा लगा। एंड देन मुझे 10 बजे तक रात को बिठाया एंड देन दे सेड कि पैक अप, आप जा सकते हैं। मुझे कसम से लगा कि मेरा पैक अप हो चुका है। मुझे अब नहीं बुलाया जाएगा और मुझे आई थिंक 1-2 दिन नहीं बुलाया गया एंड देन उन्होंने फिर मुझे बुलाया, दे सेड हाँ, आज हम आपके साथ शूट कर रहे हैं, आप आ जाना। एंड वो 1-2 दिन के गैप में मैंने मेरी मॉम से कहा, मम्मी आई थिंक मेरे को इन्होंने निकाल दिया है या ये लोग मे बी दे आर फाइंडिंग समबडी एल्स एंड आई थिंक आई डिडंट डू अ गुड जॉब। फ्रॉम दैट टू बीइंग रिकॉग्नाइज्ड टुडे इतने सारे लोगों के बीच में इज़ ये मैजिक ही है यार। तो बस वो शो मेरे लिए हमेशा हमेशा स्पेशल रहेगा। वो कैरेक्टर मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेगा। एंड उसके अलावा मैंने बहुत सारे शोज़ किए। मैं हीरो में थी, फिर मैंने पृथ्वीराज चौहान किया, फिर मैंने बहुत मतलब अब तो आई थिंक मुझे भी याद नहीं है, काफ़ी शोज़ नागिन किए मैंने, बहुत सारे शोज़ किए। सबके एक-एक मतलब हर शो से मैंने कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर है। कहीं कुछ अच्छा इंसिडेंट हो, कहीं कुछ फनी इंसिडेंट, कहीं कुछ जेन्युइन सीरियस इंसिडेंट्स होते थे। सो इतने सारे शोज़ करने के बाद सबसे एपिक तो ऑफ कोर्स जोधा अकबर, रुकैया बेगम ही रही है। और उस शो के बाद अ, ऐसा एक और किरदार मेरी लाइफ में आया जो बहुत मेरे दिल के करीब बन गया और लोगों ने उसे भी बहुत एप्रिशिएट किया, देखा। आई एम श्योर आप लोग में से भी बहुत लोगों ने देखा होगा बिकॉज़ वो माइथो शो था, विघ्नहर्ता गणेश, जिसमें मैं मीराबाई बनी थी। और वो इतना स्पेशल रहा है मेरे लिए। आई थिंक वो शो ने मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे एंटर होने के लिए बहुत आई थिंक हेल्प किया है। वो भी ऐसे आया रातों रात मेरे पास कि मुझे कहा गया कि 1-2 दिन में हमें शूट करना है और मीराबाई का कैरेक्टर है, आपको तो पता ही होगा वो कौन है। आई सेड या ऑफ कोर्स। तो मैं बस वहाँ पर रहती थी यार। हम कहीं बहुत दूर शूट करते थे जो मुंबई से 3-4 घंटे दूर था। तो मैं वहाँ पर रही हूँ 51 डेज़ में। और पूरे 51 डेज़ में सुबह 9 से लेके रात के 10 बजे तक मीराबाई होती थी। फिर पैकअप करके मीराबाई के दोहे याद करना, ब्रिज भाषा को और मोर क्लियरली बोलना, ये सब मैं करती थी। मेरा हमेशा प्रेप वर्क
अच्छा ही रहता है, मैं वही कोशिश करती हूँ। दैट्स व्हाई वो बिलीवेबल भी होता है, क्योंकि जब आप यहाँ कन्विंस नहीं हो ना, तो आप कैमरा और ऑडियंस को कन्विंस कर ही नहीं सकते हो। और अगर आज मुझे रुकैया के लिए गाली दी जाती है, तो मैंने वो कन्विक्शन के साथ किया है। या मीरा के लिए अगर मुझे प्रणाम किया जाता है, तो वो भी मैंने कन्विक्शन के साथ ही किया है। सो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी इंडस्ट्री हमेशा बहुत ही ग्लैमरस और बहुत ही ओवर द टॉप दिखती है, और कहीं न कहीं थोड़ी-सी बदनाम भी है, कि कास्टिंग काउच होता है एंड लोग तो उन्हें रोल मिलते हैं बिकॉज़ दे आर डूइंग सर्टेन थिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट। मेरे साथ इतने साल से सिर्फ 2 बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है, जहाँ मुझे बहुत डायरेक्टली पूछ लिया गया कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी? सो ये हुआ था किसी साउथ के कोई कास्टिंग वाले ने मुझे कॉल किया था फॉर अ फ़िल्म, एंड उसने मुझे बहुत क्लियरली बोल दिया कि मैम ऐसे-ऐसे कैरेक्टर है, फ़िल्म का है, वी विल शूट विद यू फॉर 15-20 डेज़ और 10-15 डेज़ समथिंग लाइक दैट, एंड आप बजट है अराउंड 5 लाख और अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो 7 लाख। तो मैंने उन्हें बहुत ब्लंटली जवाब दिया कि थैंक यू सो मच फॉर अप्रोचिंग एंड फॉर योर ऑनेस्टी, बट आई डोंट डू ऑल दिस, डू नॉट कॉल मी एवर अगेन इफ यू हैव ऑफर्स लाइक दिस, इफ देयर इज समथिंग क्लीन प्लीज जस्ट गेट इन टच विद मी, सिंपल। फिर सेकंड इंसिडेंट बहुत रिसेंटली हुआ है, तो उन्होंने भी मुझे बहुत कैजुअली बोला कि एवरीबॉडी डज इट एंड you can do it too. But again, my answer for that question was this only, that if I wanted to, I would have बहुत क्लियरली मैं बोल देती आपको कि हाँ, आई एम ओके एंड आई डू इट। और करियर के ये पॉइंट पे आके मैं क्यों करूं, मैं कोई भी पॉइंट पे नहीं करती। तो हाँ, ये थोड़े प्रोज एंड कॉन्स हर जगह होते हैं, तो ये है, लेकिन कोई आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा, बिकॉज नो मीन्स नो। सो यस, तो एक्टिंग करने में डेफिनेटली बहुत मजा आ रहा था, पैसे भी बन रहे थे, एंड एक्टिंग मेरे लिए हमेशा पैशन पहले और पैसा बाद में रहा है। और मुझे आई थिंक 20 इयर्स हो गए थे टीवी और एड्स और ये सब करते हुए। फिर आप सबको पता है, कोविड आया, सबकी लाइफ में एक पॉज आया। मैंने उस दौरान मेडिटेशन की, बहुत अपने आप को समझा, जाना, एंड मुझे ऐसा लगा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए, शुरू हो गए हैं, तो आई शुड गिव इट अ शॉट। लॉकडाउन खत्म हुआ, मैंने मेरे एक डायरेक्टर को फ़ोन किया, आई सेड सर मेरे को आपके साथ काम करना है, बिकॉज़ मैंने देखा आपने बहुत बढ़िया शो बनाया अनदेखी सीज़न 1, और मैं फ़ैन हूँ उस शो की, और मेरे को आपके साथ काम करना है। वो डायरेक्टर टीवी डायरेक्टर थे, वो भी टीवी से ही आए हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, कोई नहीं, आजा, करते हैं कुछ साथ में। एंड वो पॉइंट ऑफ टाइम पे पैसा वो सेकेंडरी, मुझे बस घर से बाहर निकल कर काम करना था। तो मैंने कहा सर आई विल डू एनीथिंग। दैट टाइम ही वाज़ डूइंग अ नेटफ्लिक्स शो कॉल्ड ये काली काली आँखें, तो वहाँ मैंने असिस्टिंग की। मैं 3-4 महीने के लिए असिस्टेंट एडी थी, इंटर्न एडी थी एक्चुअली। तो वहाँ मैंने और चीज़ें सीखी, एंड बीइंग एन एक्टर आई वाज़ ऑलवेज़ अवेयर ऑन सेट, तो मुझे पता था कि क्या-क्या करना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें मुझे मेरी टीम ने सिखाई। फिर वहाँ से मुझे और कॉन्फिडेंस गेन हुआ, मैंने सेटअप देखा अलग है, एक्टिंग सबकी अलग है, वर्कशॉप्स हो रही है, प्रोसेस अलग है, आई सेड करना यही है। फिर मैंने डेलिबरेटली 1 साल का ब्रेक लिया, और एक कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, एक बिलीफ था कि आई विल क्रैक दिस। मैं मेरी मॉम को कहती थी, मेरी मॉम ने बीच में कहना शुरू किया कि लवीना 6-8 महीने हो गए, सेविंग्स पे चल रहे हैं हम लोग, आई थिंक वी शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर वर्क, टीवी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैम ना, दिक्कत टीवी में नहीं है, दिक्कत है मुझे अभी थोड़ा डिफरेंट करना है, एंड मम्मी प्लीज थोड़ा टाइम दे दो, आई हैव अ फीलिंग, एक एक था कुछ अंदर जो कह रहा था होगा मेरे लिए वर्क। तो मेरी मॉम ने बोला ठीक है, देख ले, बिकॉज उस टाइम ना मैंने अपने आप पर भरोसा नहीं छोड़ा, और कुछ महीनों बाद मुझे एक ऑडिशन मिला, जो मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला क्या शो है, तो दे सेड वी कांट गिव यू डिटेल्स, वी विल जस्ट सेंड यू द स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट भेजी, मैंने देखा, ओके, पापा जी, मैंने बोला पापा जी, फिर नेक्स्ट में था रिंकू, मम्मी जी, मैंने बोला ओ माय गॉड दिस इज अनदेखी। एंड बस वो दिन है, मैंने
ऑडिशन के बारे में किसी को नहीं बताया। मैंने जब तक मैंने साइन नहीं किया था ये शो, आई डिडंट टेल एनीथिंग टू एनीबॉडी, नॉट इवन माय मदर, नॉट इवन माय फैमिली, एंड यस दैट्स हाउ अनदेखी हैपेंड टू मी। और बस उसके बाद आई एंटर्ड द ओटीटी वर्ल्ड, एंड व्हेन जब मैंने खुद अपना काम देखा तो मैंने बोला हाँ यार ये तो डिफरेंट है, ये टीवी से डिफरेंट है। और मुझे तब शूटिंग के टाइम भी आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे आशीष सर हमारे डायरेक्टर कहते थे यार तू सही कर रही है, कहीं भी मुझे गलत लगेगा आई विल टेल यू। फिर मेरे जो क्रिएटिव डायरेक्टर थे ऐश्वर्या जी, उन्होंने मुझे ये कहा कि इट्स गोइंग गुड, तू मत टेंशन ले। एंड व्हेन आई सॉ, मैंने बोला हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया है। एंड वहां से मेरी ये जर्नी शुरू हुई, और एंड आई एम हियर डिस्कसिंग अबाउट इट विथ यू गाइज। फिर 4th सीजन आया जो अभी हाल ही में रिलीज हुआ है, और उसके साथ साथ मुझे एक और शो मिला जिसका नाम है लुखे, जो अमेजॉन प्राइम पे है, और वो भी मेरे मैनिफेस्टिंग लिस्ट में था, मुझे अमेजॉन प्राइम के साथ शो करना था, और वो भी हुआ मेरे लिए। सो बेसिकली मैंने अपनी लाइफ जर्नी से अब तक की ये सीखा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। लिटरली टाइम लगेगा, थोड़े ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, बट अगर आप जेन्युइनली किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है। ये मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है, ऑफ लेट ही किया है, और वहां से मेरा विश्वास और बढ़ा है। तो मैं सबको बस यही कहना चाहूंगी कि अपने आप पर विश्वास रखिए, क्योंकि दुनिया तो आप पर डाउट कर ही रही है, आप मत कीजिए। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा अपने रिएक्शंस और गुस्से पर काबू रखिए, तो लाइफ और आसान होगी। और अगर आप मैजिक में बिलीव करते हैं ना, तो वो डेफिनेटली होगा। तो बस मैं आप सबका थैंक यू करना चाहती हूँ, स्पेशली जोश टॉक्स, जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, एक प्लेटफॉर्म दिया, एक स्टेज दिया, जहाँ कर मैं आप सबसे और जो भी मुझे सुन सकते हैं उनसे वन ऑन वन, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट कर पाई, अपनी जर्नी बता पाई फियरलेस होके, और शायद किसी को मोटिवेट कर पाई। तो बहुत 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 धन्यवाद, एंड आई एम प्रिविलेज्ड टू बी हियर।